हम लोगों ने शमनीय अपराध अशमनीय अपराध यहां तक बात कर ली थी, और अब जो सेक्शन आएगा उसमें अभियोजन को वापस लेने के संबंध में ये प्रावधान किया गया है। और जो पुराना प्रावधान है और जो नया प्रावधान है इसके बीच एक अंतर आया है। पुराने प्रावधान में जो स्थिति थी, उठाओ जरा, वो स्थिति ये थी कि पुराने प्रावधान के मुताबिक अभियोजन को वापस लेने की जो ताकत थी वो लोक अभियोजक में थे, और लोक अभियोजक इस ताकत का इस्तेमाल मुक्त रूप से करता था। मुक्त रूप से मीनिंग कर पाए, उसकी शक्ति पर यदि कोई प्रतिबंध माना जा सकता था सैद्धांतिक तौर पे, तो सिर्फ इतना माना जा सकता था कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल न्यायालय की सहमति से कर सकता था, न्यायालय की इजाजत से नहीं, न्यायालय की सहमति से कर सकता था। और यदि वो स्वयं केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है और जो अभियोजन चल रहा है उसका अन्वेषण केंद्रीय सरकार द्वारा जो अभियोजन अभिकरण बनाए गए उनमें से किसी ने एक ने किया है और उसमें केंद्रीय सरकार के हित ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो केंद्रीय सरकार की अनुमति से ही इस अभियोजन को वापस ले सकता था। ठीक है, हाँ, केंद्र सरकार की परमिशन से ही इसे वापस ले सकता था। शेष मामलों में उसे सरकार की आज्ञा लेने की भी आवश्यकता नहीं थी। यद्यपि आप लोग जब भी इस संबंध में बात करते हैं, ये जब भी आपसे पूछा जाता है तो आप हमेशा ये कहते हैं कि केंद्रीय सरकार नहीं, सरकार की अनुमति से वो अभियोजन को वापस ले सकता है, ये आप हमेशा बताते हैं, जबकि पूर्व में ये बात पूरी तरह गलत थी और आज भी ये बात पूरी तरह गलत है। लोक अभियोजक की जो मामलों को वापस लेने की ताकत, ये सिर्फ केंद्रीय सरकार, इससे संबंधित मामलों में थोड़ी बाधित है और केंद्रीय सरकार की अनुमति की जरूरत है, शेष किसी भी मामले में नहीं। लोक अभियोजक ही निर्णय करेगा कि किसी मामले को वापस लिया जाए या न लिया जाए। यद्यपि सैद्धांतिक तौर पर जो बात है वो यही दिखाई देती है, कल भी आज भी, लेकिन जो व्यवहारिक बात है वो व्यवहारिक बात यह है कि लोक अभियोजक राज्य सरकार के द्वारा या संबंधित सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है, इसलिए वो सरकार के निर्देशों के विरुद्ध कुछ भी नहीं करता। व्यवहारिक पक्ष इसका यही है और ये उचित भी है। क्यों उचित है आगे देख लेंगे, लेकिन जो केंद्र सरकार है उससे संबंधित मामलों में लोक अभियोजक की शक्ति स्टैट्यूटरी तौर पर वाधित की गई, वो आगे की बात है, देखेंगे अभी जब सेक्शन में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो अंतर है पहले और अब से, वो अंतर यह है कि पूर्व में लोक अभियोजक की भूमिका निरंकुश थी। हालांकि निरंकुश शब्द का उपयोग तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर निरंकुश होती तो अनुच्छेद 14 के मुताबिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई होती, लेकिन निरंकुश शब्द को भाव में समझ लीजिए। यद्यपि निरंकुश तो नहीं थी, न्यायालय की सहमति चाहिए, लेकिन फिर भी
न्यायालय सहमति देगा या नहीं देगा ये फर्दर क्वेश्चन है। लेकिन अभियोजन को वापस लेने का प्रयत्न ये लोक अभियोजक बिना किसी प्रतिबंध के कर सकता है। हालांकि इस पर भी व्यवहारिक तौर पर हम देखेंगे तो सरकार की अनुमति के बिना तो नहीं, लेकिन सरकार की सहमति के बिना वो अभियोजन को वापस लेने की कोई एप्लीकेशन कभी मूव नहीं करता। ठीक है, उसका व्यवहारिक पक्ष यही है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर वो जिस मामले को चाहे उस मामले को वापस लेने का निर्णय ये कर सकता है। और अगर वो ऐसा करता है तो पूर्व की सीआरपीसी में उसे रोकने वाला कोई नहीं था। पूर्व की सीआरपीसी ये कहती थी कि अगर लोक अभियोजक ने इस शक्ति का इस्तेमाल किया तो नो, देयर इज नो वन, कोई नहीं, कोई उसकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। 2-3 मामलों में प्रयास भी हुआ कि लोक अभियोजक ने फाइल किया अभियोजन को वापस लेने का निवेदन, और जो प्राइवेट पक्षकार थे उन पक्षकारों ने आकर न्यायालय के समक्ष ये एप्लीकेशन दी कि यदि लोक अभियोजक इस मामले के अभियोजन के संचालन से अलग हटना चाहते हैं तो हम इस मामले के अभियोजन के लिए तैयार हैं, हमें उसकी अनुमति दे दी जाए। लेकिन न्यायालय ने हमेशा अनुमति देने से इनकार किया, और ठीक किया। इसलिए ठीक किया क्योंकि गलत काम का उत्तर गलत काम का करना नहीं होता। गलत काम का उत्तर स्वयं गलत करके नहीं दिया जा सकता, बल्कि गलत को ठीक करके दिया जा सकता। गलत काम का उत्तर गलत काम नहीं होता। ठीक है, क्योंकि न्यायालय अगर एक बार इस प्रकार की शक्ति उपयोग करने लगा तो फिर उसे इसकी आदत हो जाएगी, और अगर न्यायालय को यह आदत लगी तो यह बड़ी खतरनाक आदत है। ये ठीक वही आदत होगी जैसी पाकिस्तान में सेना को लग गई है कि जब चाहते हैं नागरिक प्रशासन में हस्तक्षेप शुरू कर देते हैं। ठीक है, एज अ प्राइम मिनिस्टर रहना बड़ा चार्मिंग है, एज ए मिलिट्री जनरल रहना चार्मिंग नहीं है। किसी सेनाध्यक्ष से, ठीक है, किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष बात नहीं करता। वो जब आएगा तो आपको गार्ड ऑफ ऑनर ही देना पड़ेगा, आप कोई हो। लेकिन राष्ट्राध्यक्ष से सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष बात करते हैं। ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष बनने के लिए लालायित हो उठेगा। और ये आदत अगर सेना को एक बार लगी तो फिर पाकिस्तान जैसे हालात बनने में समय नहीं लगता। इसलिए ये अनुमति न्यायालय को नहीं हो सकती कि न्यायालय कानून में ऐसे परिवर्तन कर दे, भले ही कानून गलत है, होगा। क्यों? इसीलिए कहा जा रहा था सीआरपीसी में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि पिछली सीआरपीसी जिसने बनाई थी वो कौन था? अंग्रेज। और तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते थे? उनके चहेते। और इसलिए ये ताकत उनमें थी कि जब चाहो जिसका चाहो प्रोसिक्यूशन वापस ले लो, और जब चाहो जिसका चाहो प्रोसिक्यूशन वापस मत लो। और व्यवहारिक तौर पर हमने कहा आज भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर वही करता है जो सरकार उसे बताती है, व्यवहारिक पक्ष उसका वही है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने यह बनाया था कि जिसका चाहे वापस ले ले और जिसका चाहे वापस न ले। कोई प्राइवेट पार्टी कुछ कर ही नहीं सकती थी। लेकिन जब हमने सोशल वेलफेयर स्टेट ये कॉन्सेप्ट हम ले आए, और तब ये स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप देखेंगे मुलायम सिंह, कुछ लोग जातिवाद के आधार पर, जातिवाद में हिंदुस्तान अंधा है, सिर्फ जातिवाद के आधार पर कुछ लोग पूरन देवी का बचाव करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, उनका प्रोसिक्यूशन वापस होना चाहिए। अदरवाइज पूरन देवी के साथ जिन्होंने दुर्व्यवहार किया उन्हें भी कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने स्वयं पूरन देवी को भी कानून के मुताबिक की सजा मिलनी चाहिए। ठीक बात यह है।
किसी को भी कानून में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन फूलन देवी के साथ जिन्होंने दुर्व्यवहार किया वो तो स्वयं फूलन देवी ने मार डाले। ठीक है, ये स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए जो दोषी हो उन्हें दंड मिले। लेकिन किसी भी दशा में स्वयं फूलन देवी का प्रोसिक्यूशन वापस लेना यह न्याय संगत नहीं कहा जा सकता, या फूलन देवी जैसे किसी का भी प्रोसिक्यूशन वापस लेना न्याय संगत नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे प्रयास केवल फूलन देवी के मामले में नहीं हुए, ऐसे प्रयास बिहार में भी हुए हैं, और बिहार का तो आप हाल ही जानते हैं क्या है, वहां भी ये प्रयास हुए हैं। और ऐसी दशाओं में जो पीड़ित पक्ष है, जिसने एफआईआर लिखाई, एक और आप प्रोसिक्यूशन उसे चलाने नहीं देंगे, आप कहेंगे स्टेट चलाएगा। ठीक है, और वो बात ठीक है, स्टेट को ही चलाना चाहिए, ये भी सही है। ठीक है, स्टेट को ही चलाना चाहिए, एक और आप उसे प्रोसिक्यूशन चलाने नहीं देंगे, और फिर खुद अकारण या बिना उचित कारण, क्योंकि उचित कारण से आप वापस ले रहे हैं तब तो व्यक्ति के हित पर समष्टि का हित हमेशा प्रभावी होगा। ठीक है, नो डाउट आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन अभियुक्त को छोड़ देने से समाज का ज्यादा भला हो रहा है, और समाज के आप एक हिस्से हैं, समाज के बड़े हिस्से का लाभ हो रहा, तो छोड़ देना उचित होगा, और इसीलिए ताकत बनाई गई। लेकिन अपने निहित स्वार्थों के लिए लोक अभियोजक अगर इसका इस्तेमाल करता है तो डेफिनेटली दूसरे को उसका विरोध करने का हक होना चाहिए। लेकिन पिछली सीआरपीसी में ऐसा कोई हक किसी पार्टी को नहीं था, कानून में नहीं था, और जब कानून में था नहीं तो जब भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ने एप्लीकेशन लगाई प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करने की, तो उस एप्लीकेशन का विरोध करने के लिए, ठीक है, प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन लगा दी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, कि हम प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, न्यायालय सहमति देगा तो विड्रॉ हो जाएगा, नहीं देगा तो विड्रॉ नहीं होगा। लेकिन न्यायालय स्वयं सहमति देने में सहायता अपेक्षित कर सकता है, क्योंकि न्यायाधीश के तौर पर भी जो बैठा है वो कानून का जानकारी है, और जो उसे सहायता करने के लिए आएगा वो भी कानून का जानकारी होगा। तो न्यायाधीश अपनी सहमति देने के संबंध में बेहतर निर्णय लेने की स्थिति में होगा अगर कोई हो जो प्रोसिक्यूशन की इस एप्लीकेशन की डीमेरिट न्यायालय के समक्ष रख सके कि इसमें ये डीमेरिट्स है, अगर वापस लिया गया तो ये सोसाइटी एट लार्ज के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। ऐसा कोई न्यायालय को बताए तो न्यायालय को अपना निर्णय लेने में अधिक सुविधा होगी। जरूरी नहीं है वो उसकी मान लेगा, लेकिन अगर बताएगा तो सुविधा न्यायालय को ज्यादा होगी। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रोसिक्यूशन द्वारा प्रस्तुत एप्लीकेशन का विरोध अगर करने का हक किसी को मिले तो यह ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। लेकिन पुरानी सीआरपीसी में ऐसा कोई हक था ही नहीं। आप 321 पढ़ेंगे, ऐसा कोई हक नहीं था। If the public prosecutor has filed the application for the withdrawal of the case, then any private party can't be allowed to oppose that application. It is the court only who can withdraw his consent. ठीक है ना? And in the absence of the consent of the court, prosecution cannot be withdrawn by the public prosecutor. But न्यायाधीश महोदय, उनसे भी तो गलती हो सकती है, नहीं देनी चाहिए थी अपनी परमिशन, अपनी कंसेंट, परमिशन नहीं कंसेंट नहीं देनी चाहिए थी, दे दी। इसलिए भी नहीं कि जानबूझकर, यह भी हो सकता है कि दोनों मिल गए हों और सिर्फ अभियुक्त को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। यह भी हो सकता है अभियुक्त को लाभ नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन वादी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि जज साहब के मुंह पे थूक दिया था अभियुक्त ने, दोनों साथ पढ़ते थे, एक अवसर पर जज साहब के मुंह पे थूक दिया था, दो चप्पलें भी मारी थी क्लास में जब पढ़ते थे साथ साथ। जज साहब उस
ठीक है, अपमान को भुला नहीं पाए, ये असंभव नहीं है, ठीक है। और वकील साहब की भैंस खोल ली अभियुक्त ने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर महोदय की, तो दोनों मिलकर अभियुक्त को नुकसान कारित करना चाहते हैं, यद्यपि वादी को कोई लाभ नहीं देना चाहते। तो वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ये सहमति देंगे जयराम जी की। तो इन दशाओं से, इन संभावनाओं से बचा जा सके, इसके लिए प्रक्रिया विधि में ये क्लॉज होना चाहिए था कि इफ द प्राइवेट पार्टी वांट्स टू अपोज तो ही शुड बी परमिटेड बाय द कोर्ट फॉर द, ठीक है, किसके लिए, फॉर द अपोजिशन ऑफ दैट एप्लीकेशन। तो ये सुविधा तो होनी चाहिए, लेकिन ये पिछले स्टैट्यूट में नहीं थी, पिछली 321 में नहीं थी। लोक अभियोजक अगर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो प्राइवेट पार्टी को उसे अपोज करने का कोई हक नहीं था। और कई बार प्राइवेट पार्टीज ने प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल हुए और न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी, और देनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आप कानून बना नहीं सकते। कानून बनाना किसका काम है, विधायी का काम। चलिए, आप एक आध मामले में दे भी सकते हैं अपनी अंतर्निहित शक्तियों में, लेकिन हर मामले में नहीं दे सकते, क्योंकि अंतर्निहित शक्तियां उस पर्टिकुलर मामले में न्याय करने के लिए होती हैं। हो सकता है फूलन देवी के मामले में आप दे भी दें, लेकिन अन्य मामलों में आप नहीं दे सकते। इन जनरल स्टैट्यूट में संशोधन यही अपेक्षित था। बाकी 321 अभी हम नहीं पढ़ रहे, 321 मीनिंग भाई बाकी 360 हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि अब ठीक है 321 को हम बीएनएसएस में कितना करें, 360। लेकिन अंतिम लाइन हम पढ़ रहे हैं जो परंतु के रूप में जोड़ी गई है, कहता परंतु ये और की न्यायालय उस मामले में पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी वापसी अनुज्ञात नहीं करेगा। यानी व्हाट वाज रिक्वायर्ड, ठीक है, जो अपेक्षित था वो संशोधन अब 321 में आ गया। उन्होंने कहा पीड़ित, और पीड़ित की डेफिनेशन आप डेफिनेशन क्लास में पढ़कर आए हैं, वहां पीड़ित शब्द को डिफाइन कर दिया। कहा पीड़ित का अर्थ है कि वो अपराध जिसका विचारण हो रहा है, ठीक है, उससे जिसको पीड़ित, ठीक है, ऐसे करके वहां डेफिनेशन दी, और उसके विधिक उत्तराधिकारी भी पीड़ित माने जाएंगे, ठीक है ना। अगर हत्या का अपराध है तो जो पीड़ित था वो तो ऊपर चला गया, तो पीड़ित फिर उसके विधिक उत्तराधिकारी माने जाएंगे। तो व्हाट वाज रिक्वायर्ड, जो जरूरी था, वो संशोधन 321 में आ चुका है, ठीक है। इसलिए कॉलोनियल एज के कानून बदलने चाहिए, क्योंकि वे सत्ता का समर्थन करने के लिए बनाए गए कानून थे। और तुम्हें कहने भर को जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये अलग जरूर थी, लेकिन इनफैक्ट ये अलगाव हमें वहीं तक दिखता था जहां तक सीधे सीधे सरकार के हित प्रभावित नहीं होने लगते थे, क्योंकि सरकार अंग्रेजों की थी, जुडिशरी अंग्रेजों की थी, लेजिस्लेचर भी कमोवेश अंग्रेजों की थी। कमोवेश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव तो 1937 में ही प्रारंभ हो गए थे, 1935 के अधिनियम के मुताबिक, ठीक है ना। लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर विधायन की शक्ति गवर्नर जनरल के पास वीटो करने के रूप में मौजूद थी, ठीक है ना। तो संबंधित विधायिकाएं अपना कानून या अपनी पसंद का कानून नहीं बना सकती थी। तो जैसे ही अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात आती थी, वैसे तीनों अंग एक साथ हो जाते थे। और ये अलगाव जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का सिर्फ कहने भर को, ये यूं कहें सिर्फ उन मामलों तक सीमित रह जाता था जहां सीधे अंग्रेजों के हितों से टकराव नहीं होता था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ऐसे कॉलोनियल एज के कानून बने रहने की कोई न तो जरूरत रह गई और न उनका कोई जस्टिफिकेशन, न कोई उनका औचित्य। इसलिए जो मूर्ख ये कहते हैं कि बदलाव नहीं होना चाहिए था, वो तो धाराएं सब बदल दी। अब याद करने में कठिनाई है, तो याद करने में कठिनाई के लिए, ठीक है, सब कुछ गलत तो नहीं चलने दिया जाएगा। याद करने का क्या है, आगे याद हो जाएगा, ठीक है। तो 321 में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। दूसरी बात, आप अपनी ये गलती हमेशा के लिए सुधार लेंगे।
कि 321 में विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन करने के लिए जो लोक अभियोजक है उसे सरकार की अनुमति चाहिए। नहीं, सरकार की अनुमति बिल्कुल नहीं चाहिए। वो अपने आप ये निर्णय करेगा कि हमें विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ठीक है कि चूंकि 321 में मना नहीं है कि प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करने का जो निर्णय पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेगा, उस निर्णय को लेने में वो किस किस की सहायता ले सकता है और किस प्रकार वो निर्णय लेगा। जैसे राष्ट्रपति अगर 356 के उपयोग का निर्णय लेंगे तो कैसे, राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या किसी अन्य स्रोत से सूचना प्राप्त होने पर। तो प्रक्रिया का उल्लेख, लेकिन यहां प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो निर्णय लेगा उस निर्णय को लिए जाने की प्रक्रिया क्या होगी। इसलिए ठीक है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस निर्णय को लेने में किससे, शासन से यानी सरकार से सहायता की अपेक्षा कर सकता है और शासन या सहायता से निर्देश मांग सकता है कि क्या हमें लेना चाहिए। ठीक है ना। यह भी हो सकता है कि शासन उसका ध्यान आकृष्ट करे इस ओर कि तुम्हें वापस ले लेना चाहिए, लेकिन शासन ध्यान आकृष्ट करेगा, शासन निर्देश नहीं देगा। शासन उन मेरिट्स को बता सकता है कि अमुक मामले में आपका ध्यान नहीं जा रहा, अगर आप प्रोसिक्यूशन को वापस ले लो तो ये फायदे हो जाएंगे। और वो फायदे यदि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी लगता है कि वाकई हो जाएंगे सोसाइटी को, तो वो वापस लेने का निर्णय कर सकता है। और न्यायालय सुपरवाइजरी अथॉरिटी नहीं है, या यूं कहें सुपरवाइजरी अथॉरिटी तो है, लेकिन न्यायालय ये अथॉरिटी नहीं है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताए कि किस मामले में प्रोसिक्यूशन वापस लेना चाहिए या किस मामले में नहीं। वो अपनी सहमति सुपरवाइजरी रोल में देने या न देने का निर्णय करेगा। सुपरवाइजरी रोल का अर्थ यह हुआ कि वो ये देखेगा कि ऐसा तो नहीं, शासन ने कहा वो वापस ले लो, तुमने वापस ले लिया, तुमने क्या कोई स्वतंत्र निर्णय लिया? शासन ने कहा ठीक है, अगर ये चीजें हैं, ठीक है, ये प्रोसिक्यूशन अगर वापस ले लिए जाए तो समाज को ये फायदे हो जाएंगे, ये शासन ने बताया। और जो हम लोग आम बातचीत में कहते हैं कि तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी, उनने कहा और तुमने मान लिया। वो कहते कुएं में कूद पड़ो, तुम कूद पड़ते, तुम्हें नहीं दिखाई देता था कि क्या वो फायदे वाकई सोसाइटी को होंगे जो शासन बता रहा है। यदि हां, तब आपके द्वारा शासन के निर्देश पर नहीं, शासन की सलाह पर निर्णय लिया गया है और यह गलत नहीं है। लेकिन कोई गधा भी नहीं ये मान सकता कि वे लाभ जो शासन बता रहा है वे हो जाएंगे अगर अमुक प्रोसिक्यूशन वापस ले लिया जाए। आफ्टर दैट यू हैव फाइल्ड द एप्लीकेशन। तो ये कैसे मान लिया जाए कि निर्णय आपने अपने एप्लीकेशन ऑफ द माइंड से लिया है, तो यही माना जाएगा आपने शासन के निर्देश पर लिया है। तो न्यायालय की भूमिका सिर्फ यहीं तक है कि वो ये देखेगा कि ये निर्णय प्रोसिक्यूशन को वापस लेने का आखिर किसका है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है या नहीं, पहला बिंदु। और अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है तो उसमें क्या उन बातों का ध्यान रखते हुए प्रोसिक्यूशन को वापस लेने का निर्णय किया है। जिन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रोसिक्यूशन को वापस लेने का निर्णय लेना वो कहता है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता क्या वाकई ये स्थिति है, और अगर हां तो न्यायालय इस बिंदु पर कोई जांच नहीं करेगा कि वे आधार या वे बातें हैं जिनके आधार पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूशन को वापस लेने का कथन करता है, उनके आधार पर प्रोसिक्यूशन को वापस लेना चाहिए या नहीं, इसकी जांच नहीं करेगा, क्योंकि यह पब्लिक प्रोसिक्यूटर का निर्णय है। वो सिर्फ इतना देखेगा कि आप जो कहते हैं कि हमने इन आधारों पर वापस लिया, ठीक है,
क्या वाकई कोई ऐसा मटेरियल है जिससे ये बात आपकी साबित होती हो कि आपने इन्हीं आधारों पर वापस लिया? ठीक है ना? इन आधारों पर वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये हमारी जांच का विषय नहीं है, ये न्यायालय की जांच का विषय नहीं है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ही जांच का विषय है कि उसे उन आधारों पर वापस लेना चाहिए या नहीं। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं हमने इन आधारों पर वापस लिया, और दिखता यह कि आपने उन आधारों पर लिया ही नहीं, तो हम अपनी सहमति क्यों दें? यानी न्यायालय अपनी सहमति क्यों दे? आपने उन आधारों पर लिया। जब आप कहते हैं हमने इन आधारों पर लिया, और देखने से यह लगता है कि आपने इन आधारों का ध्यान कम से कम नहीं रखा, क्योंकि अगर ये आधार होते तो विड्रॉल की ये एप्लीकेशन होती ही नहीं, क्योंकि ये आधार तो संतुष्ट नहीं हो रहा है। आप कहते हैं हमने फूलन देवी का प्रोसिक्यूशन इसलिए वापस लिया क्योंकि इससे लोक न्याय है, लोक सुरक्षा, लोक शांति, जिसे एक शब्द लोकहित इसके द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। लोकहित क्या होता है? लोक शांति, लोक सुरक्षा, लोक न्याय एक साथ मिलकर लोकहित की रचना कर देते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट किसे कहोगे? पब्लिक इंटरेस्ट यानी लोकहित, ये किसे कहोगे? ठीक है, लोकहित का मतलब है लोक शांति, लोक सुरक्षा या लोक न्याय। इनमें से एक अगर प्रश्नगत है तो लोकहित का मामला प्रश्नगत है, यही कहा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी लोकहित को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, लोक शांति, लोक न्याय और लोक सुरक्षा। लोक, इसका क्या मतलब होता है? तो आपने आईपीसी में पढ़ा है। लोक धारा 12 आईपीसी पूर्व की, उसमें परिभाषित है लोक। अब बीएनएस में भी है, लेकिन डिफरेंट सेक्शन में है। लोक को डिफाइन करते हुए क्या कहता है? जनता या जनता का कोई वर्ग लोक के अंतर्गत आता है। ठीक है, जनता या जनता का कोई वर्ग। आपको कानून में एक एक शब्द को समझना चाहिए। कानून में यह नहीं चलता कि अरे लोक का मतलब जनता होता है, हम जानते हैं। तो जनता, फिर अगर हम कहें डॉक्टर, ठीक है, तो डॉक्टर जनता है भी, और डॉक्टर जनता का एक विशेष वर्ग भी है। सारी जनता तो डॉक्टर नहीं है। तो आप बगले झांकना शुरू कर देंगे अगर आपने डेफिनेशन को पूरा नहीं याद किया कि जनता या जनता का कोई वर्ग ये भी लोक के अंतर्गत आता है। और डेफिनेशन फिर भी इंक्लूसिव रखी गई कि क्या पता इसके अलावा भी कुछ और निकल आए जिसे लोक के भीतर रखना पड़ जाए, और उसके लिए फिर एप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं होंगे। इसलिए डेफिनेशन का नेचर इंक्लूसिव रख दिया। और न्याय, इसका अर्थ आप जानते हैं। न्याय का अर्थ क्या होता है? जो होना चाहिए वो हो। तो समाज के भीतर जो होना चाहिए, यदि उसे करने के लिए कुछ किया जा रहा है, तो वो कुछ किया जाना लोक न्याय की स्थापना के लिए किया जा रहा है, ऐसा बोला जाएगा। ठीक है, न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ तो यही है, जो होना चाहिए वो हो। और लोक न्याय हम कह रहे हैं, तो लोक न्याय की स्थापना के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं, ऐसा आप कहते हो, तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपके कार्य से समाज के तौर पर उस समाज में जो कुछ होना चाहिए वो हो। यदि ऐसा हो रहा है तो आप लोक न्याय की अग्रसरता में काम कर रहे हो, ये माना जाएगा। तो सिर्फ एक डकैत, जो एक महिला है जिसने 21 नृशंस हत्याएं की, उनमें उन 21 लोगों में सारे के सारे वो नहीं है जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया हो। इस महिला को माफ कर देने से एक समाज के तौर पर क्या वो होगा जो होना चाहिए? अगर हम मंगल ग्रह के आदमी को लाए पृथ्वी पर और उससे पूछें, क्या सिर्फ इसलिए कि एक महिला पिछड़ी जाति से बिलोंग करती है और हम पिछड़ी जाति के वोट लेना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए?
एक महिला पिछड़ी जात से बिलोंग करती है तो उसके द्वारा 21 नृशंस हत्याओं को, जिनमें तो कुछ ऐसे भी हैं जिनसे उसकी कोई लड़ाई नहीं थी, उनकी भी कत्ल उन्हें कर देना और उसके प्रोसिक्यूशन को वापस देना, क्या एक समाज के तौर पर किसी अच्छी परंपरा की शुरुआत या एक ठीक काम माना जाएगा? अगर वो मंगल ग्रह का आदमी होगा तो डेफिनेटली कहेगा नहीं। तो आपका ये काम लोक न्याय की अग्रसरता में है, कैसे माना जाए? आप कहते हैं लोक, अभी हम लोग देखेंगे सेक्शन, इन द पब्लिक इंटरेस्ट यू कैन विथड्रॉ द प्रोसिक्यूशन। तो कैसे माना जाए कि आपने इन द पब्लिक इंटरेस्ट यू आर, ठीक है, गिविंग द लिप सर्विस ओनली, आप केवल जबान चला रहे हैं, केवल ओठ हिला रहे हैं लोकहित के समर्थन में। इनफैक्ट आपके काम से कोई लोकहित नहीं हो रहा। और इसीलिए आपने देखा था कि फूलन देवी के केस वापस नहीं हुए थे, न्यायालय ने मना कर दिया था, ठीक है, और एप्लीकेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ही थी। और चूंकि लाभ उठाया गया था, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन फाइल करने का निर्णय लेने में किस प्रक्रिया का अनुपालन करेगा ये 321 में नहीं लिखा है, इसलिए सामान्यतः पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स क्या करते हैं कि शासन के निर्देशों पर ही हमेशा काम करते हैं। शासन क्योंकि उनका नियोक्ता होता है तो शासन जैसे निर्देश देता रहता है वो वैसा करते रहते, और इसीलिए न्यायालय की सहमति रखी गई, कहीं ये स्थिति ना आ जाए। अच्छा, आप कहेंगे फिर शासन का निर्देश रखा ही क्यों गया, मत रखा जाता? जरूरी है, रखा जाना चाहिए। हम गंदगी को ध्यान में रखकर प्रावधान नहीं बना सकते, हम अच्छाई को ध्यान में रखकर ही प्रावधान बनाएंगे। यह अलग बात है कि कभी ऐसा समय आ जाए कि गंदगी के अलावा कुछ बचे ही ना, लेकिन प्रावधान अच्छाई को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। ये मानकर चला जाएगा कि शासन में जो लोग होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, और चूंकि शासन में बैठे लोगों के पास इंफॉर्मेशन के सोर्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, और जब इंफॉर्मेशन के सोर्स ज्यादा होते हैं तो वो अधिक अच्छी तरह से ये हमें बता सकते हैं। यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो सामान्य व्यक्ति होगा, उसके पास सूचना के उतने साधन उपलब्ध नहीं होंगे, तो किसी पर्टिकुलर प्रोसिक्यूशन को वापस लेने पर समाज में क्या असर होगा इसका आकलन वो व्यक्ति ज्यादा कर सकता है जो ऐसी जगह पर बैठा है जहां उसे उस हर स्थान की सूचना मिल रही है जिस स्थान पर इस विड्रॉल का परिणाम दिखाई दे सकता है, ठीक है ना। जैसे आपने किसी आतंकवादी का प्रोसिक्यूशन वापस लिया, उस आतंकवादी ने तमिलनाडु में भी हत्याएं की हैं, यूपी में भी की हैं, बंबई में भी की हैं, तो ऐसी जगह पर जहां जो बैठा है, जिसे बंबई के उन शहरों में रहने वाले लोगों की भावनाओं से अवगत होने की सुविधा प्राप्त है, ठीक है, जहां प्रोसिक्यूशन वापस होने से जब सूचना पहुंचेगी तो अनरेस्ट का अंदेशा है, वहां स्थिति क्या बनेगी ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पता नहीं हो सकता, ये शासन को ही पता हो सकता है, क्योंकि शासन के पास विभिन्न एजेंसीज हैं, वो जान सकते हैं कि लोकहित, लोक सुरक्षा और लोक न्याय इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात एक शब्द में कहें तो लोकहित पर क्या प्रभाव होगा, ये शासन एनालाइज करने में ज्यादा समर्थ है। इसलिए प्रक्रिया लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन को वापस लेने की, ठीक है, स्टैट्यूटरी तौर पर निर्मित नहीं की गई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है कि वो निर्णय अपने को उपलब्ध जानकारी या अपने को उपलब्ध कराई गई जानकारी या अपने द्वारा हासिल की गई जानकारी, तीनों में अंतर हो गया। आपने हमें बता दिया, हमें पता लग गया और हमने अपने प्रयासों से हासिल किया, इसके आधार पर लेगा, यह स्वयं पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर छोड़ दिया गया, इसमें कहीं कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गई। और इसका लाभ उठाकर, इस लूप होल का लाभ उठाकर शासन अक्सर निर्देश देते हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ब्लाइंडली विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी माइंड, ठीक है, यानी अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीधे सीधे शासन का निर्देश मानते हुए एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं और विधायिका इस स्थिति को सोच पाने में समर्थ रही होगी, इसीलिए उन्होंने न्यायालय की सहमति ये आवश्यक बना दी ताकि ये जज किया जा सके कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जीक्यूटिव ब्रांच की सलाह पर तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज बनाई गई, लेकिन व्यवहार में यही दिखाई देता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ब्लाइंडली सीधे सीधे ब्लाइंडली उन्हीं के निर्देशों का पालन करता है। अब आप कहेंगे कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्वतंत्र रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल करे तो आखिर उसे किस ढंग के मामलों में इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए? इस शक्ति का प्रयोग उन्हीं मामलों में करना चाहिए जिन मामलों में इस शक्ति का प्रयोग करने से जो आपराधिक न्याय प्रशासन है उसका उद्देश्य यह पूरा होता हो। एक लाइन में बात हमने बोली, अब इसे हम लोग विश्लेषित करेंगे। आपराधिक न्याय प्रशासन का उद्देश्य क्या है? समाज में शांति की स्थापना, समाज में व्यवस्था की स्थापना, और समाज में शांति और व्यवस्था इसे स्थापित करने में अगर व्यक्ति के हित आड़े आ रहे हैं, यानी व्यक्ति के हितों को नुकसान हो रहा है, तो अनादिकाल से लेकर आज तक एक ही परंपरा का विकास हुआ कि व्यक्ति के हितों पर समष्टि का हित यानी समूह और समुदाय का हित और समाज का हित, इसे प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा कोई सिद्धांत विकसित नहीं हुआ। इसका एक स्वरूप आपको भगत सिंह के रूप में दिखाई देता है, ठीक है, कि उनका जो वैयक्तिक हित है उससे ऊपर उन्होंने समाज का हित रखा। और हमने एक बार फिर पहले कहा था और आज फिर कहेंगे कि इसका कारण कि व्यक्ति अपने हितों के ऊपर समाज के हित को रखे, इसका कारण यह नहीं होता कि व्यक्ति अपने हितों के ऊपर समाज के हित को रखना चाहता था, यह इसका कारण नहीं होता। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हम उलट बात कह रहे हैं, लेकिन ठीक बात यही है। अगर आप अपने मन के गहरे में विचार करोगे तो आपको लग जाएगा कि मेरी ही बात ठीक है। इनफैक्ट आप सिर्फ अपने स्वभाव के मुताबिक जीते हो, ठीक है, आप अपने स्वभाव के विपरीत कभी नहीं जीते। इसलिए आप जो कुछ करते हो, आप यानी भगत सिंह इंक्लूडिंग, आपका मतलब है संपूर्ण मानव जाति जो कुछ भी करती है वो स्वयं करती है, उसके लिए कोई भी उत्तरदायी नहीं, स्वयं उसके सिवाय। और इसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा जब आपसे कहा जाता है यदि आप चापलूसी करने के स्वभाव के नहीं हो और आपसे कोई कहे कि अमुक व्यक्ति से तुम्हें अमुक फायदा हो जाएगा, बस जाकर उसकी थोड़ी खुशामद कर लो, तुम कहते हो फायदा हो या भाड़ में जाए। हम खुशामद नहीं कर सकते, एक नहीं 1,00,000 रुपए का नुकसान हो जाए हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। आप अपने स्वभाव के विपरीत नहीं जा सकते। आप कहते कुछ हो जाए, नहीं हो पाएगा, ठीक है। हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते। ये आप तब कहते हो हम अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकते जब आप थोड़ा पढ़े लिखे सुसंस्कृत और सुशिक्षित होते हो। अगर आप उतने सुसंस्कृत और सुशिक्षित नहीं होते, सुसंस्कृत और सुशिक्षित होने से सिर्फ अभिव्यक्ति
शुद्ध और परिष्कृत हो जाती है। बाकी शिक्षा और संस्कार, ये आप जो कुछ अभिव्यक्त करते हो उसे नहीं बदल देते। ठीक है, अभिव्यक्त आप अपने स्वभाव को ही करते हो। उसकी अभिव्यक्ति अच्छी और खराब शब्दों के उपयोग के साथ हो सकती है, और वो शिक्षा और संस्कार ये आपसे कराते हैं। आप कहते हो मरते मर जाएं, नहीं करेंगे ये। ठीक है, तुम प्राण ले लो मेरे, फिर भी नहीं करेंगे। और दूसरा है, वो कहेगा अरे पैसे दो, हमें फायदा हो, बाढ़ में जाए, हमें क्या मतलब। सब अपने स्वभाव के मुताबिक जीते हैं। भगत सिंह को ये मंजूर नहीं है, ठीक है ना, उन्हें ये मंजूर नहीं है कि वो उस देश में रहें, ठीक है, जिस देश के नीति नियामकों को चुनने का हक उन्हें ना हो। ठीक है, जिस देश के नीति नियामक उन पर थोपे गए हों, हमें ऐसे देश में नहीं रहना, यह भगत सिंह का कहना है। भगत सिंह मीनिंग दरबार क्रांतिकारियों का, और जो क्रांतिकारी उस समय नहीं हुए उनका कहना यह है कि हम सिर्फ जिंदा रहें, नीति नियामक कौन है, हमें इससे क्या लेना देना। उनमें और भगत सिंह में सिर्फ इतना ही अंतर है, और वो अपनी मौत से जी रहे हैं। भगत सिंह अपनी मौत से जी रहे हैं, और भगत सिंह अगर अपनी मौज से न जी रहे होते तो फांसी के फंदे पर भगत सिंह रो रहे होते जोर जोर से, हंस नहीं रहे होते। हंस इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि वो अपनी मौज में जी रहे हैं, और जो अपनी मौज में जिएगा प्रसन्न वही रहेगा, स्थिति कोई हो। वो अपनी मौज में जी रहे हैं इसलिए, और अपनी मौज के लिए उन्होंने मरना भी स्वीकार कर लिया है। ठीक है, अपनी मौज नहीं छोड़ी है, अपनी मौज, और वो आप भी नहीं छोड़ते। आम आदमी की मौज ये कौन रपोए हमें कहानी, नीति निर्माता कौन होगा हमें इससे क्या मतलब, उसकी मौज ये है। इस मौज से जब उसे अलग हटाया जाएगा तो वो दुखी होगा, तो वो रोएगा। भगत सिंह उस मौज से अलग हटाए जाएंगे तब वो रोएंगे। दोनों अपनी मौज में हैं, इसलिए दोनों हंसते हैं। दोनों की मौज अलग है, बस इतनी सी बात। यह अलग बात है कि भगत सिंह की मौज राष्ट्र और समाज के अनुकूल है, और आम आदमी की मौज राष्ट्र और समाज के प्रतिकूल है, बस इतनी सी बात। जीता हर कोई अपनी ही मौज में है। ऐसा नहीं होता कि कोई अपनी मौज में न जीता हो, ये नहीं, सब अपनी मौज में जीते। इसलिए लोक अभियोजक ये अच्छा भी होगा, ये खराब भी होगा। इसलिए ये सही मामलों में प्रोसिक्यूशन को वापस लेने का निर्णय ये भी कर सकता है, और ये गलत मामलों में भी प्रोसिक्यूशन को वापस करने का निर्णय ले सकता है। कब सही मामले होंगे, सही मामले वे होंगे जिनमें प्रोसिक्यूशन वापस लेने का निर्णय करना चाहिए जो आपराधिक न्याय प्रशासन के उद्देश्य से अनुकूलता रखते हों। तो आपराधिक न्याय प्रशासन का उद्देश्य क्या है, समाज में स्थायी शांति और स्थायी सुरक्षा और स्थायी व्यवस्था की स्थापना, यही आपराधिक न्याय प्रशासन का उद्देश्य है। और इसको प्राप्त करने से लोकहित की अभिवृद्धि होगी, और लोकहित के ऊपर हमेशा समष्टि का हित रखा गया। यह भगत सिंह से लेकर आज तक की परंपरा है। इसलिए लोकहित में यदि यह देखा जाए कि एक एजिटेशन हुआ, उस एजिटेशन में दुकानें जला दी गई, संपत्ति को नुकसान हुआ, अपराध हुए, लेकिन अगर उस एजिटेशन के जो दोषी हैं उन्हें हम सजा दें तो फिर एजिटेशन होने लगेगा। सरकार कहती है कई बार कि हमने विद्रोहियों से समझौता कर लिया। ठीक है, नक्सलवाद की समस्या है, सरकार कहती है आप हथियार छोड़ो, हम आपके पुनर्वास के लिए प्रयास करेंगे, आप हथियार छोड़ो। ठीक है, जब नक्सलवाद जैसी समस्याएं होती, जब कश्मीर जैसी स्थितियां होती हैं, अपराध तो हो ही रहे हैं हमारे। ठीक है, क्या वो अपराध नहीं है? पुलिस पर पत्थर चलाना, किसी को मारना, किसी को कुछ कर देना,
है ना। लेकिन वो काम जो लोग करवा रहे हैं, यदि वे राष्ट्र की मुख्यधारा में लौट आए तो जो मर गए वो तो मर ही गए, जो संपत्ति नष्ट हो गई वो तो हो ही गई, लेकिन अगर ये राष्ट्र की मुख्यधारा में नहीं लौटेंगे तब ज्यादा नुकसान होगा बनस्पत इसके कि जो हो गया उसे भूलो और आगे बढ़ो। हमने कहा था जीवन में दोनों सिद्धांत है, दोनों प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल यह भी है भूलो और माफ करो, और प्रिंसिपल यह भी कि न भूलेंगे न माफ करेंगे। जीवन में किस सिद्धांत का किस स्थिति में अनुपालन होना चाहिए, इसे समझने के लिए ही भगवान ने आपको बुद्धि दी है। तो लोक अभियोजक जब ये देखता है कि मॉस एजिटेशन है, फार्मर्स का हो सकता है, स्टूडेंटों का हो सकता है, अरे छात्र हैं तो हमारे, हैं तो इसी देश के नागरिक, ठीक है, उन्होंने रेल की पटरियां उखाड़ दी, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान किया, सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर अब हम सजा दें तो फिर वही होगा। इससे बेहतर है भूलो और माफ करो, ठीक है। ऐसे मामलों में प्रोसिक्यूशन वापस लेना यह एक ठीक बात है, और इन्हीं मामलों में प्रोसिक्यूशन वापस लेने की ताकत लोक अभियोजक को दी है, ठीक है ना। और इसको एनालाइज वो स्वयं करेगा, किसी से निर्देश नहीं लेगा। और लोक अभियोजक पर विश्वास इसीलिए किया गया क्योंकि माना गया, यद्यपि ठीक है कि जो कुछ माना जाता है वो सत्य ही साबित नहीं होता, क्योंकि मानते तो आप अपनी मान्यता के मुताबिक, और मान्यताएं विश्वास पर टिकी हुई हैं, और विश्वास के आधार, सत्यता के परीक्षण के आधार पर निश्चित नहीं किए गए, इसलिए आपके विश्वास और आपकी मान्यताएं बहुत देर नहीं टिकती, ठीक है। लेकिन फिर भी माना तो यही गया है कि लोक अभियोजक एक निष्पक्ष व्यक्ति है। यद्यपि लोक अभियोजक 100 रुपए पर बिकने वाला व्यक्ति साबित हुआ है, ये अलग बात है, लेकिन हम मान्यताएं व्यक्ति के खराब होने के संबंध में निर्मित नहीं कर सकते, व्यक्ति के अच्छे होने की आशा में ही हम मान्यता का निर्माण ये कर सकते हैं। ये सही है कि लोक अभियोजक 100 रुपए पर बिकने वाला व्यक्ति साबित हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। हम लोक अभियोजक हैं फिर भी, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे हैं, ये सही है। और हमने कोशिश की है कि हम 100 रुपए बिकने वाले व्यक्ति न बने, ठीक है, लेकिन ये अलग बात है। लेकिन ये सही है कि लोक अभियोजक 100 रुपए पर बिकने वाला व्यक्ति साबित हुआ, लेकिन ये भी सही है कि अगर वाकई लोक अभियोजक है तो वो एक निष्पक्ष व्यक्ति है, न उसकी अभियुक्त से कोई दुश्मनी है और न प्रोसिक्यूशन से कोई रिश्तेदारी है, क्योंकि वादी वो स्वयं नहीं है, वो निष्पक्ष व्यक्ति है। न मेरी इनसे दुश्मनी है, न मेरी इनसे दुश्मनी है, न मेरा इनसे लगाव है, न मेरा इनसे लगाव है। हमें तो जो दिखाई देगा हम वो कहेंगे, आप जो कहोगे साक्षी के तौर पर हम वो लिखाएंगे, और जो प्रश्नों के माध्यम से न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए वो प्रश्नों के माध्यम से हम न्यायालय के समक्ष लाने का प्रयास भी करेंगे। ये हमारी भूमिका है और ये हम निर्वाह करेंगे। और इसमें अगर हमें कभी लगेगा कि मेरे पास एविडेंस ही नहीं है, ठीक है, हम लाख कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास साक्ष्य नहीं है कि हम मामले को साबित कर पाए, तो सिर्फ क्या मुलजिम को परेशान करने के लिए, क्या अभियुक्त को परेशान करने के लिए हम प्रोसिक्यूशन चलाएं? हम चलाएंगे भी तो क्या ले आएंगे? आई नहीं कुछ। तो ऐसी दशाओं में भी प्रोसिक्यूशन को वापस लेना, यानी विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, कुड बी जस्टिफाइड। यह भी एक स्थिति है जिसमें प्रोसिक्यूशन को वापस लेना ठीक कहा जाएगा। या फिर ठीक है, कई बार झूठ बात होती है,
लेकिन वो सत्य दिखाई देती है। करें क्या? हमारे सामने चार्जशीट रखी है, आरोप पत्र रखा है, एविडेंस भी है, लेकिन कुछ सूचना बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेट हुआ है। फर्दर इन्वेस्टिगेट से जो एविडेंस कलेक्ट हुआ वो ये साबित करता है ये सब कतई सिरे से झूठ है। लेकिन प्रोसिक्यूशन तब तक चल चुका है, ठीक है, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर हो रहा है तो ट्रायल को रोका नहीं जाएगा, ट्रायल तो चलेगा। अब हमें लगा कि ये तो बिल्कुल ही झूठ है, तो सिर्फ इसलिए कि पुराने आईओ महोदय ने, यानी बदतमीजी कहें तो ज्यादा ठीक वर्ड होगा, वो करके अगर किसी के खिलाफ चार्जशीट लगा दी तो हम अंधों की तरह प्रोसिक्यूशन तो नहीं करेंगे, जबकि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि झूठ है पूरी तरह। तो ऐसे मामलों में भी लोक अभियोजक को इस शक्ति का प्रयोग करना उचित माना जाएगा। हालांकि ये सैद्धांतिक बातें, व्यवहारिक बात यही है कि जब शासन निर्देश देता है तो ही वापस लेते हैं, ठीक है, और इसीलिए बार बार न्यायालयीन हस्तक्षेप होता है और कभी भी कंसर्ट नहीं मिलती। अगर वाकई लोक अभियोजक उस मामले में दे एप्लीकेशन, किसी से भी संपर्क करके और किसी से भी सलाह करके दे, चाहे वो शासन ही सही, जिसमें वाकई वापस होना चाहिए, तो न्यायालयीन सहमति नहीं मिलेगी, हमें ऐसा नहीं लगता। लेकिन आप देते ही शासन के निर्देश पे, और वो हमारी मजबूरी भी है, हम भी क्या करें, हमारे नियोक्ता को हम नहीं देंगे तो कल आ जाएगा कि हम नहीं है कल से लोक अभियोजक, ठीक है। तो इस स्थिति में जब तक सुधार नहीं होता तब तक ये स्थिति बस कहने भर को ही रहेगी। व्यवहार में वही होगा कि जब हमें निर्देश प्राप्त होगा हम विड्रॉल की एप्लीकेशन लगा देंगे, न्यायालय हमसे दाद दाद कह देगा, अपनी कंसेंट विड्रॉ कर लेगा, हमें मिलेगी नहीं, मुकदमा चलता रहेगा, ठीक है ना। यह भी प्रोसिक्यूशन को वापस लेने के लिए एक अनुचित मामला है कि आपने सम्मन किया, वारंट किया, ठीक है, 82-83 सब जारी की, अभियुक्त आते ही नहीं, फरार है, मिल ही नहीं रहे, तो आप अभियुक्त, ठीक है, लोक अभियोजक से कहें कि तुम एप्लीकेशन दे दो कि प्रोसिक्यूशन विड्रॉ किया जाता है। अब जब मिलेंगे तब फिर से प्रोसिक्यूशन कर लेंगे, ये भी नहीं, साक्षी उपस्थित नहीं हो रहा है सिर्फ इसलिए प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल कर लिया, ये भी नहीं, साक्षी नहीं मिल रहा, ढूंढो, इतना सिस्टम का लिए बनाया है, ठीक है। ये सब मामले उचित नहीं है, लेकिन कब लेना चाहिए, लोकहित, ठीक है ना। तो ये 321 अब हम लोग बेयर रीडिंग करेंगे, देखेंगे क्या कहता है 321 या 360 कहता है अभियोजन का वापस लेना। किसी मामले का भार साधक कोई लोक अभियोजक, यह सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय, यानी निर्णय सुनाए जाने के पूर्व ये शर्त आ गई, मीनिंग देयरबाय यू कैन नॉट एंजॉय दिस पावर बिफोर द अपीलेट कोर्ट। निर्णय सुनाए जाने से पूर्व उसने कहा है, और निर्णय सुनाए जाने का मतलब विचारण न्यायालय का निर्णय है, यानी एक बार दोषसिद्धि या दोषमुक्ति हो गई, अब बात खत्म, अब कुछ नहीं, अब प्रोसिक्यूशन वापस नहीं लिया जा सकता। यह भी प्री में पूछा जाता है क्या अपीलेट स्टेज, रिविजनल स्टेज पर प्रोसिक्यूशन वापस हो सकता है, नहीं, निर्णय सुनाए जाने से पूर्व, निर्णय आया खत्म मामला, और निर्णय किसका, विचारण न्यायालय का, ठीक है। तो कहता है किसी मामले का भार साधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणता या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के बारे में, जैसे एक मामले में 10 अभियुक्त हैं, 2 के मामले में हम वापस ले रहे हैं, 8 के मामले में नहीं ले रहे हैं, या उस मुकदमे के सभी अभियुक्तों के बारे में, अगर एक ही है तो बात ही अलग है, एक से अधिक है तो सबके बारे में, यानी साधारणता या किसी एक या अधिक के बारे में प्रोसिक्यूशन को विड्रॉ किया जा सकता है। कहता है किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणता या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के बारे में जिनके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है, न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है, ठीक है ना। जिन अपराधों के लिए उन व्यक्तियों का विचारण हो रहा है, उन अपराधों में से किसी एक के लिए, उन अपराधों
के संबंध में किसी एक अभियुक्त के लिए या सारे अभियुक्तों के लिए अभियोजन को वापस लिया जा सकता है। ठीक है, और अगर ऐसे वापस लिया जाता है तो वापस लिए जाने का प्रभाव क्या होगा? तो कहता प्रभाव, यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पहले किया जाता है तो अभियुक्त ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में उन्मोचित किया जाएगा। हमने आपको हमेशा कहा कि बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हमेशा डिस्चार्ज होगा और आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हमेशा एक्विटल होगा, यानी दोष मुक्ति होगी। वही लिख रहा है, कहता है यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पश्चात या जब इस संहिता में कोई आरोप अपेक्षित नहीं है, यानी संबंध मामला है, क्योंकि संबंध मामला में आपने देखा था, उसने कहा था यथारीति आरोप विरचित किया जाना आवश्यक नहीं होगा, तो संबंध मामले भी वापस हो सकता है। तो अगर आरोप विरचित, ठीक है, यदि या जब इस संहिता द्वारा कोई आरोप अपेक्षित नहीं है तब किया जाता है, तब ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में दोष मुक्त कर दिया जाएगा। आगे कहता परंतु लगाता है, परंतु जहां ऐसा अपराध किसी ऐसी बात से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी केंद्र, और ये शक्तियां, ये शर्तें इसीलिए लगाई क्योंकि मशीनरी, हमने आपसे कहा था, राज्य के पास ज्यादा है, ताकत केंद्र के पास ज्यादा है। अब संघ की विधि का उल्लंघन हुआ, निश्चित तौर पर वो व्यक्ति जिसने उल्लंघन किया होगा, यानी अपराधी या अभियुक्त, अपराधी तो नहीं बोलना चाहिए, अभियुक्त अक्सर उसी राज्य का निवासी होगा, अक्सर, हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर। तो राज्य सरकार हो सकता है उसे बचाने के लिए कि केंद्र का उल्लंघन हुआ, हमसे मतलब ही क्या है, ठीक है ना। हालांकि जब अंतिम रूप से केंद्र अपनी पर आएगा तो तुम तो मानोगे और कतई मान लोगे, लेकिन अंतिम रूप में बहुत कम मामलों में ही लोग आते हैं, जल्दी नहीं आते। तो आप कहीं ऐसा ना करें कि प्रोसिक्यूशन को वापस लिखवा लें, और एक बार प्रोसिक्यूशन वापस हो गया फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। हालांकि अब तो प्रोसिक्यूशन वापस लेने के पूर्व, ठीक है, सुने जाने की व्यवस्था हो गई, पहले ये नहीं थी। अगर प्रोसिक्यूशन वापस हो गया तो कुछ नहीं हो पाएगा, मीनिंग देयर बाय अपील नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस आदेश की अपील प्रोवाइड नहीं है, और अपील उसी की हो सकती है जिसकी प्रोवाइड है। लेकिन रिवीजन हो सकेगा, लेकिन रिवीजनल कोर्ट की शक्ति बड़ी सीमित है, और वो शक्ति अपील से कितनी सीमित है ये जब अपील और रिवीजन बताएंगे तब बताएंगे। ये अंडर आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप जाइए, या फिर 136 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एसएलपी लाइए, और वो बड़ा महंगा भी है और जरूरी नहीं इंटरटेन ही हो जाए। सामान्य तौर पर कुछ भी नहीं मिल पाएगा अगर ये यहां हुआ। इसलिए अगर केंद्र का मामला है, ठीक है, इसलिए उन्होंने लिखा कि किसी विधि के विरुद्ध है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, अथवा ऐसे अपराध का अन्वेषण किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन हुआ है, अथवा ऐसे अपराध में केंद्रीय सरकार की किसी संपत्ति का दुर्विनियोग, नाश या नुकसान अंतर्ग्रस्त है, अथवा ऐसा अपराध केंद्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, या जब आपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य करना उसका तात्पर्य था तब उसने किया है, और मामले का भार साधक अभियोजक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नहीं है। अगर इन मामलों में भी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक है, जैसे जो सीबीआई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो तो उन्हीं के द्वारा नियुक्त है, तो बात अलग हो गई। लेकिन हम ही प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, यानी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रोसिक्यूट कर रहा है, तो जब तक केंद्रीय सरकार उसे ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं दे देती, अभियोजन को वापस लेने के लिए न्यायालय से उसकी सम्मति के लिए निवेदन नहीं करेगा। ठीक है, उसकी सम्मति, न्यायालय से सम्मति के लिए निवेदन नहीं करेगा, तथा न्यायालय अपनी सम्मति के पूर्व अभियोजक को निर्देश देगा कि वह अभियोजन को वापस लेने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई अनुज्ञा उसके समक्ष पेश करे। यानी एक्सेप्शनली अपवाद के स्वरूप में सरकार की सहमति इसे लेने की अपेक्षा बीएनएसएस या सीआरपीसी में हुई है। सामान्य नियम यह है कि लोक अभियोजक सरकार की अनुमति इसके बिना स्वयं अपने आधार पर मामलों को वापस लेगा। यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जिस विधि पर है,
अगर उसका उल्लंघन है तो और लोक अभियोजक चाहे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त है चाहे राज्य सरकार द्वारा, वो बिना सरकार की अनुमति के ही ये निर्णय ले सकता है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों में से किसी की कार्यपालिकी शक्ति के विस्तार वाले मामले में उसे अभियोजन वापस लेना है तो उसे किसी की अनुज्ञा नहीं चाहिए, अगर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। हाँ, बस एक एक्सेप्शनल सिचुएशन कि लोक अभियोजक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त है या किसी अन्य के द्वारा नियुक्त है, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं है। और जिस विषय के संबंध में प्रोसिक्यूशन चल रहा है उसमें केंद्र सरकार के हित इन्वॉल्व है, तब केंद्र सरकार की अनुमति यही चाहिए, क्योंकि वहां गड़बड़ हो जाने का अंदेशा है। इसलिए अपवादिक रूप में सरकार की अनुमति चाहिए। कब? जब केंद्र सरकार की हित इन्वॉल्व है और लोक अभियोजक केंद्र सरकार का नहीं है, अदरवाइज यह निर्णय स्वतंत्र रूप से लोक अभियोजक ही लेगा। परिवर्तन जो आया है उसकी चर्चा हमने शुरुआत में कर दी। पहले लोक अभियोजक के इस निर्णय के विरुद्ध न्यायालय को सिर्फ सहमति देने या न देने का अधिकार था। न्यायालय को सहमति या सहमति न देने का निर्णय लेने में सहायता देने के लिए किसी भी व्यक्ति को सुने जाने का हक प्राप्त नहीं था, किंतु अब परंतु से यह हक आ गया है। शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, देखेंगे।